नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है प्यार की निशानी। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मंगला जैसे ही सुबह स्कूल पहुंची, उसे स्टाफ रूम में एक महिला बैठी हुई दिखाई दी। ध्यान से देखने पर वह उसे पहचानते हुए बोली, तुम तो मंजू हो ना? उसने भी हैरानी से मंगला की ओर देखते हुए कहा, हाँ तुम? अरे पहचाना नहीं, तुम्हारी स्कूल फ्रेंड मंगला। इतना सुनते ही दोनों खुश होते हुए एक दूसरे के गले लग गई। मंजू ने हैरान होते हुए पूछा, पर तुम यहाँ कैसे? मंगला ने कहा, अरे मैं इस स्कूल में पढ़ाती हूँ, लेकिन तू यहाँ कैसे मंजू? मैं भी आज से इस स्कूल में पढ़ाया करूँगी। मतलब क्या बुद्धू, मेरी स्कूल में आज ज्वाइनिंग है। अरे वाह, इतने सालों बाद पता नहीं था कि हम दोनों फ्रेंड्स ऐसे ही मिलेंगी। लेकिन अगले ही पल मंगला कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मंजू तुमने टीचर ट्रेनिंग कब ली? तुम्हारी तो शादी 12th के बाद ही हो गई थी ना? हाँ भाई हाँ, तुमने सही कहा। मंजू कुछ बोलती इससे पहले ही प्रिंसिपल मैम आ गई और उन्हें अपनी बातों पर विराम लगाना पड़ा। प्रार्थना के बाद मंगला तो अपनी क्लास में आ गई और मंजू ज्वाइनिंग के बाद अपनी कक्षा में। मंगला का बच्चों को पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। उसके मन में अनेकों सवाल आ रहे थे जिसका जवाब केवल मंजू ही दे सकती थी। मंजू और मंगला बचपन की सहेली थी, दोनों ही आस पड़ोस में रहती थी, दोनों की पढ़ाई भी एक साथ हुई थी। दोनों ही सहेलियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। उनके परिवार के भी आपस में काफी अच्छे संबंध थे। बचपन की दोस्ती बड़े होते होते और गहरी होती जा रही थी। दोनों का लक्ष्य भी एक ही था। दोनों ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचिंग लाइन में जाने का फैसला किया था, लेकिन सोचा कब किसका पूरा हुआ है। जब मंजू 11वीं क्लास में थी तो एक दिन उसके मम्मी पापा बाइक से कहीं जा रहे थे और आते समय उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। उसके पापा को तो हल्की फुल्की खरोंच लगी, लेकिन उसकी मम्मी को सिर में गहरी चोट लग गई थी। लगभग हफ्ता भर हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी माँ पूरे परिवार को रोता छोड़ करके भगवान की प्यारी हो गई थी। अचानक से मां के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मंजू के ऊपर आ गई। उससे छोटे 2 भाई थे। घर में हर समय मातम पसरा रहता। मंजू बेचारी तो इस असमय आने वाली विपदा से एकदम ही टूट गई थी। ऐसे समय में मंगला ने उसका बहुत साथ दिया। वह उसको हिम्मत बंधाती और पढ़ाई में भी उसकी पूरी मदद करती, क्योंकि मंजू पर घर के काम के साथ साथ भाइयों की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए वह अक्सर स्कूल में अनुपस्थिति रहने लगी। उसकी पढ़ाई भी लगभग छूटती जा रही थी। उसे एक तरफ माँ के जाने का गम था तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई छूटने का। कहती भी तो किससे? उसके पापा तो माँ के जाने के बाद एकदम से टूट गए थे और अक्सर बीमार रहने लगे थे। मंजू की दादी किसी तरह पूरे परिवार को बांधे हुए थी। एक दिन वह अपने बेटे को समझाते हुए बोली, बेटा जाने वाला तो अब आने से रहा, अपने बच्चों और घर पर ध्यान दे। अपने जीते जी उनको अनाथ मत बना। देखना, तेरा दुख देख देख करके बच्चे भी हंसना भूल गए हैं। कब तक उसकी याद में आंसू बहाता रहेगा? किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं है, आगे की सोच। वैसे मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले। घर और तेरे जीवन का सूनापन खत्म हो जाएगा। बच्चों को फिर से माँ मिल जाएगी। देखना, मंजू सारा दिन काम में लगी रहती है, इसकी पढ़ाई भी छूट गई है। यह बेचारी काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही है और यह दोनों लड़के तेरे ध्यान न देने के कारण वैसे ही पढ़ाई से जी चुरा जाने की बजाय इधर उधर घूम रहे हैं। जिस पत्नी के लिए तू इतना शोक मना रहा है वह इनकी माँ भी थी। अपने परिवार व बच्चों की यह दशा देख
क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? कितने प्यार से उसने अपने बरसों की मेहनत से यह घर घरौंदा सजाया था। उसे बिखरने मत दे, मेरी बात मान और दूसरी शादी कर ले। मंजू के पिता अपनी माँ की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। थोड़ी देर तक वह चुप रहे और फिर बोले, माँ आप सही कह रही हो। उसकी माँ सुनकर के खुश होते हुए बोली, तो इसका मतलब है मैं यह समझूं कि तू दूसरी शादी करने के लिए तैयार है? नहीं माँ, दूसरी शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मंजू की माँ की जगह मैं किसी दूसरी को नहीं दे सकता। हाँ आपने सही कहा, अपने दुख में मैं इतना अंधा हो गया था कि अपने बच्चों की और औरों से ही मुंह मोड़ बैठा। कैसा पिता हूँ मैं भूल ही गया मेरी पत्नी गई है तो इनकी तो वह माँ थी, और माँ का स्थान बच्चों के जीवन में क्या होता है यह तो सभी भली भांति जानते हैं। माँ आज के बाद मेरा दुख मेरे बच्चों के सुख के आगे नहीं आएगा। आज से मैं अपने बच्चों को पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार दूंगा। इनकी माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि इनको कोई कमी ना हो। पहले की तरह ही बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई करें, बाहर के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी मेरी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो। माँ आप मेरी माँ हो तो बच्चों की भी तो दादी माँ हो। बस आपसे एक विनती है, जब मैं काम पर जाऊं तो बच्चों का पूरा ध्यान रखना, उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। आप उन्हें दादी के साथ साथ माँ का प्यार भी दो। मैं फिर से अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। पता है मुझे इसमें ही मंजू की माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन बेटा तू घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगा? अभी तुझे मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन जब बच्चे अपने अपने घर बार के हो जाएंगे तब तेरे साथ कौन होगा? तेरी माँ कितने सालों तक जिंदा रहेगी? मान जा मेरी बात। माँ मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उतना ही अपने बच्चों से प्यार भी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। मंजू अब फिर से स्कूल जाने लगी। वह अपने भाइयों पर भी पूरा ध्यान देती, जिसके कारण अब उसके भाइयों ने भी इधर उधर आवारागर्दी करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मंजू के पापा जितना हो सकता था उतना काम खुद करते। मंजू की दादी व मंजू उनकी पूरी मदद करवाते। वह तो मंजू से मना भी करते, कहते बेटा तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपना सपना पूरा कर। मैं नहीं चाहता घर के कामों की वजह से तेरी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा आए। काम तो होते रहेंगे, लेकिन तेरी यह पढ़ाई तेरे भविष्य का आधार है। तेरी माँ भी तो यही चाहती थी, वह तो नहीं रही, लेकिन तेरे पापा अभी जिंदा हैं। तू जैसे अपनी माँ के सामने घर के कामों से बेफिक्र अपनी पढ़ाई करती थी, वैसे ही अब भी कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। पापा आपकी मदद करवाने से मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आ रही है। हर समय तो नहीं पढ़ सकती ना, इसलिए जब समय मिलता है तो दादी की मदद करवा देती हूँ। दादी भी तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, और आप नौकरी के साथ साथ घर का भी काम कितना करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पापा आपको भी तो आराम की जरूरत है। अरे आराम करने के लिए पूरी रात है ना। नौकरी पर भी जब काम नहीं होता है तो आराम ही करता हूँ। तू ज्यादा दादी अम्मा मत बन। वैसे देख रहा हूँ आजकल तू अपनी सहेली मंगला के घर नहीं जाती है, तेरा झगड़ा हो गया है क्या उससे? मंजू के पापा हंसते हुए बोले। मंजू को बहुत अच्छा लगा अपने पापा को हंसता हुआ देख करके। वह भी उनकी हंसी में शामिल होते हुए बोली, अरे नहीं पापा, उससे झगड़ा क्यों करूंगी, वह तो मेरी पक्की सहेली है। मैं नहीं जाती, पर वह अक्सर यहाँ आ जाती है। हम दोनों यहीं बैठ करके एक साथ पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे मुझे पता है मेरी बिटिया बहुत ही समझदार है, उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तू अपना अच्छा बुरा सब जानती है। बस बेटा अपने भाइयों को थोड़ा ध्यान रखा कर, उनका पढ़ाई में मन कम ही लगता है। पहले तेरी मम्मी थी तो सब देख लेती थी, मैं नौकरी पर चला जाता हूँ तो डर रहता है कि कहीं वह रास्ता ना भटक जाएं। वह तेरा कहना मानते हैं, बस प्यार से उनको समझाया कर। पापा आप बेफिक्र रहें, मैं उन पर नजर रखती हूँ। वैसे वो दोनों खुद भी अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे हैं। मंजू अपने पापा को आश्वस्त करते हुए बोली, यह तो अच्छी बात है, अब तू पढ़ ले, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। कह करके मंजू के पिताजी चले गए। कह तो वो आराम की रहे थे, लेकिन अब आराम कहाँ,
जब से मंजू की माँ गुजरी हैं उनकी तो नींद ही गायब हो गई थी। सबके सामने तो हंसते मुस्कुराते, लेकिन अकेले में अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे और अक्सर बीमार रहने लगे थे। थोड़ा सा काम करते ही उन्हें थकावट हो जाती थी। मंजू की दादी सब समझती थी। वह अपने बेटे की हालत देख करके अक्सर दुखी हो जाती थी और उसे समझाती, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर बार मंजू के पिता का एक ही जवाब होता। इसलिए अब मंजू की दादी ने भी कहना ही छोड़ दिया था और सब कुछ किस्मत के सहारे छोड़ दिया। समय गुजरता गया। मंजू ने 11वीं और उसके बाद 12वीं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। मंगला का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया। अपनी बेटी का रिजल्ट देख करके मंजू के पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। शाम को वह मिठाई लेकर के आए। घर में जश्न का माहौल सा था। मंगला व मंगला के पिता भी वहीं थे। मंजू के पिता उनसे बोले, देखा भाई साहब, लड़कियों ने हमारा कैसे नाम रोशन किया है। कौन कहता है लड़कियां लड़कों से कम हैं। सच में हमारी बेटियों ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है। भगवान जल्दी दोनों का सपना पूरा करें। मंगला के पिता भी कम खुश ना थे। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। खूब हंसी ठहाके लग रहे थे कि अचानक से मंजू के पिता को बेचैनी महसूस होने लगी। वो एकदम से पसीने से लथपथ हो गए। उनकी हालत देख करके सभी घबरा गए। दादी व मंजू तो रोने भी लगी थी। मंगला के पिता ने किसी तरह उनको संभाला और एम्बुलेंस बुला करके उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए। सब हैरान थे कि अचानक से उन्हें क्या हो गया, वह कैसे बेहोश हो गए। सब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने उनका इलाज व चेकअप करने के बाद बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। सुनकर के मंजू की दादी माथा पकड़ करके बैठ गई और रोने लगी। रोते हुए बस भगवान से बार बार यही कह रही थी कि हे भगवान, यह तू किस जन्म का बदला ले रहा है। बहू को तो तूने बुला ही लिया और अब बेटे को यह बीमारी दे दी। अरे कुछ करना ही है तो मुझ बुढ़िया को उठा ले, लेकिन मेरे बेटे को सही कर दे। उसके बच्चों से उनकी खुशियां व सहारा मत छीन। मंगला की मां ने किसी तरह उन्हें सांत्वना दी और चुप कराते हुए बोली, चाची धीरज रखो, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है वह खतरे से बाहर हैं। 2-3 दिन में उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। आप अपने को संभालो। अगर आप ऐसे टूट जाओगी तो उन बच्चों का क्या होगा। उन्हें भी तो अभी पता भी नहीं है कि उनके पिता को क्या हुआ है। भगवान इतना निर्दयी नहीं, वह सब की सुनता है। उसकी बात सुनकर के मंजू की दादी को कुछ तसल्ली हुई। घर पर बच्चों को जब यह सब पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा सदमा लगा। मंजू ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए रखा था, क्योंकि उसे पता था वह अगर टूट जाएगी तो उसके भाइयों को कौन संभालेगा। वह चुपचाप घर का काम करती और दादी के खाने पीने का भी ध्यान रखती। 2-4 दिन बाद ही मंजू के पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें सही सलामत घर आया देख करके सबके चेहरे से खुशी खिल गई। मंजू के पिता के चेहरे पर भी कई दिन बाद अपने बच्चों को देख करके एक वात्सल्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और फिर उनके सिर पर हाथ रखते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। दादी भी उनके पास आ बच्चों के सिर पर हाथ रख गीली आंखों से ऊपर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। धीरे धीरे मंजू के पापा की तबीयत में काफी सुधार आ गया था। पापा के कहने से मंजू ने मंगलवा उसके पिता के साथ जा करके BL.Ed कोर्स में एडमिशन ले लिया, क्योंकि यह उसके सपने की पहली सीढ़ी थी। मंजू बहुत मन लगा करके पढ़ाई कर रही थी। अब उसे विश्वास होने लगा था कि उसका सपना जल्दी ही पूरा होगा और वह अपने पापा की मदद कर सकेगी। अभी साल भर ही हुआ था कि मंजू के पापा को दोबारा से हार्ट अटैक पड़ गया। उनकी हालत देख करके घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर ने किसी तरह से उसके पिता को बचा तो लिया, लेकिन हिदायत दी कि इनका पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बाद वह कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो मंजू के पिता की भी रही सही हिम्मत जाती रही। उन्हें लगने लगा था कि अब वह ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। सबसे ज्यादा फिक्र उसे मंजू की थी। अपने बेटे की यह दशा देख करके मंजू की दादी तो
अंदर से बिल्कुल ही टूट गई थी, लेकिन अपने आप को किसी तरह से संभाल करके वह हमेशा अपने बेटे को हिम्मत देती रहती थी। एक दिन जब सब खाना खा रहे थे तो मंजू के पिता ने उससे कहा, मंजू, जो आज मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ सुन करके शायद तुझे बहुत दुख हो और तू मुझ पर नाराज भी हो सकती है, लेकिन क्या करूं बेटा, मेरी मजबूरी है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरी सांसें कुछ ही दिनों की बची हैं, इसलिए मुझे माफ कर देना और इसे अपनी पिता की अंतिम इच्छा मान करके पूरा कर देना। सुन करके दादी की आंखों में आंसू आ गए। मंजू भी एकदम से घबरा गई और बोली, पापा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप अभी हमारे साथ ही रहोगे, कहीं नहीं जा रहे हो आप हमें छोड़कर। और आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मुझे आपकी कोई बात बुरी लग सकती है? आप मेरे पापा हो, आप जो भी सोचोगे मेरे भले के लिए ही सोचोगे। कहो पापा आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। बेटा मैं तुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, जाने से पहले तेरा कन्यादान करना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक बाप का उसका यह हक दे दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे बेटा। मुझे पता है मैं तुझसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे बस में अब कुछ नहीं है। मंजू सुन करके मौन हो गई। थोड़ी देर तक वह कुछ ना बोली। अपनी दादी और पापा को अपनी और आस भरी नजरों से देखते हुए वह उनके पास आई और बोली, पापा जैसा आप ठीक समझें, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। कह करके वह मुस्कुरा दी। उसके पिता ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। रात को जब सब सो गए, मंजू बिस्तर में लेट करके बहुत देर तक सबसे छुप करके आंसू बहाती रही। उसने अपने सपनों को आंसुओं में बहा दिया और पक्का निश्चय कर लिया वह अपने पापा की इच्छा जरूर पूरे करेगी। मंगला व उसके परिवार को जब यह पता चला तो सभी बहुत हैरान हुए। मंगला को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके मम्मी पापा मंजू के पिता के दिल की हालत समझते थे, इसलिए उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा इसमें भी तेरा भला ही छुपा होगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते। हमें यह तो पता था तू समझदार है, लेकिन इस बुरे समय ने तुझे और परिपक्व बना दिया है। भगवान तुझे जीवन भर की खुशियां दे। मंजू के पिता ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और जल्दी ही उन्हें मंजू के लायक एक लड़का व अच्छा घर बार मिल गया। लड़का पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी में था। घर में लड़के के अलावा बस उसकी माँ थी। लड़के वालों की कोई मांग ना। मंजू को देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कर दी और शगुन के पैसे उसके हाथ में रख दिए। हाँ देखने के लिए लड़का नहीं आया था। मंजू के पिता ने जब इस बारे में बात की तो वह हंसते हुए बोली, भाई साहब हमारा लड़का थोड़ा शर्मीला है और वैसे भी उसने पहले ही कह दिया है कि माँ जो लड़की आप पसंद करेंगी मैं उसी से शादी करूंगा, इसलिए नहीं आया। वाह बहन जी, आज के समय में भी ऐसे बच्चे कम ही मिलेंगे जो अपने माँ बाप का इतना मान करें। अच्छा लगा सुन करके, लेकिन वहाँ मंजू मन ही मन कुढ़ रही थी कि पता नहीं कैसा लड़का है। अरे एक बार आ जाता, मिल लेता, कम से कम एक दूसरे के बारे में कुछ तो जान समझ लेते। पर वह अपने मुंह से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। स्त्री लज्जा जो आड़े आ रही थी, इसलिए मन मसोस करके रह गई। सारी रस्में पूरी करने के बाद लड़के की मां ने मंजू के पिता से कहा, भाई साहब मैं जल्दी ही मंजू को अपनी बेटी बना करके ले जाना चाहती हूँ, इसलिए हम शादी जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहेंगे। बहन जी यह तो आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं आपसे यही कहने वाला था। आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए मैं जीते जी कन्यादान करना चाहता हूँ। वैसे भी आपसे मिल करके लग रहा है कि मेरी बेटी की सास नहीं मानो माँ मिल गई हो। बस बहन जी हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। आपके सामने तो हमारी औकात ही क्या है, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ेगा हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। मेरी बेटी पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है, अगर हो सके तो इसे अपनी पढ़ाई जारी रखने देना। विनती है मेरी आपसे। भाई साहब बेटी से बढ़ करके कोई धन नहीं है,
है, हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए, आप बेफिक्र रहें इस बारे में। जहां तक पढ़ाई जारी रखने की बात है, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। इकलौता ही बेटा तो है मेरा, भगवान की दया से वह सरकारी नौकरी में है। इसके पिता भी काफी कुछ छोड़ गए हैं, तो क्या जरूरत है मंजू को आगे पढ़ने की। फिर भी इस बात पर विचार जरूर करेंगे, कह करके उन्होंने विदा ली। मंगला को अपनी सहेली की पढ़ाई छूटने का दुख तो था, लेकिन यह भी खुशी थी कि उसे इतना अच्छा घर बार मिला है। मंजू ने भी अपने पिता के घर पर सबको इस रिश्ते से खुश देख करके अपने दिल को तसल्ली दे दी थी। वैसे उसने आगे की पढ़ाई का विचार भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था शायद ही कोई आगे पढ़ाई करवाए। इसलिए उसने अपने सपनों को अपने सीने में ही दफन कर दिया। 2 महीने बाद ही मंजू की शादी समीर से हो गई। शादी में उसके ससुराल वालों ने उसे काफी गहने दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मंजू के पिता से किसी भी तरह का दान दहेज लेने से साफ मना कर दिया। समीर देखने में बहुत ही आकर्षक व खूबसूरत नौजवान था। सब मोहल्ले वाले व रिश्तेदार मंजू व मंजू के पिता की किस्मत की दाद दे रहे थे। ससुराल में आज मंजू का पहला दिन था। उसकी सास ने अपनी बहू का बहुत ही भव्य स्वागत किया। वह तो मंजू की बलाएं लेते ना थक रही थी। साथ ही रिश्तेदार व पड़ोसी भी उसके रूप रंग की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। सबकी बातें सुन व अपनी सास का प्यार देख करके मंजू मन ही मन अभिभूत थी। मुंह दिखाई व अन्य रस्मों से निपटे हुए रात हो गई। मंजू की जेठानी व ननदों ने हंसी ठिठोली करते हुए उसे उसके कमरे तक पहुंचाया। मंजू शर्माई सकुचाई सी अपने पति का इंतजार करने लगी। यह इंतजार तो वह 2 महीने से कर रही थी, क्योंकि रिश्ता होने के बाद कभी भी समीर ने उसे फोन नहीं किया था। आज वह जी भर करके उससे शिकायत करने वाली थी। हाँ, प्यार भी अपने मधुर मिलन की सोच सोच करके वह मन ही मन कभी शर्माती कभी खुश होती। काफी देर हो गई थी, लेकिन समीर अभी तक नहीं आया था। अब तो मंजू को नींद भी आने लगी थी, क्योंकि शादी की तैयारियों के कारण वह कई दिन से ढंग से सो नहीं पाई थी। घड़ी में देखा 12 बज चुके थे। उसके मन में अनेक आशंकाएं आ रही थी। फिर खुद ही उन आशंकाओं को एक तरफ झटक करके अपने आप को तसल्ली देते कि शायद अपने दोस्तों से घिरे हों, इसलिए आने में देर हो रही होगी। थोड़ी देर बाद ही उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देखा तो सामने समीर ही था। उसे देखते ही उसका सारा गुस्सा जाता रहा। वह उसे कनखियों से निहार रही थी। हाँ, सच ही तो सब कहते थे कि बहुत सुंदर जोड़ी बनाई है हम दोनों की भगवान ने। हाँ, ऐसा ही जीवन साथी तो मैंने सोचा था। हाँ, यही तो उसके सपनों का राजकुमार है। धीरे धीरे समीर उसी ओर बढ़ने लगा। देख करके उसकी धड़कनें तेज हो गई। लेकिन यह क्या, वह उसके पास ना आकर के पास पड़े सोफे पर जाकर के बैठ गया। मंजू को बहुत अजीब लगा। उसने गौर से समीर की ओर देखा तो वह उसे कुछ चिंतित दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था वह किसी पसोपेश में हो। एक बार फिर से मंजू के मन में आशंकाओं ने सिर उठाया। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। मंजू के सब्र का पैमाना टूटता जा रहा था। आखिर बात क्या है? समीर कुछ बोलता क्यों नहीं है, सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे समीर की आवाज सुनाई दी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरा रिश्ता दुनिया की नज़रों में पति पत्नी का है, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी को अपना जीवन संगनी के रूप में देखता हूँ। यह सुनकर के मंजू को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। उसकी सारी खुशियों को पल भर में ही आग लग गई। उसका मन कर रहा था जोर जोर से चीखे और उससे पूछे कि जब तुम्हें मुझे पत्नी रूप में अपनाना ही नहीं था तो शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। लेकिन संस्कारों ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। उसने बुझे स्वर से उससे पूछा, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? माँ के कहने से। माँ ने धमकी दी थी कि अगर मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा तो वह जान दे देंगी। अब मेरा क्या? मंजू के इस सवाल पर
समीर मौन हो गया। पूरी रात दोनों ने आंखों ही आंखों में काट दी। सुबह मंजू की सूजी हुई आंखें और उनमें दिख रहे अनेक अनगिनत सवाल रात की कहानी बयां कर रहे थे। मंजू को देखते ही उसकी सास सब कुछ समझ गई, लेकिन घर में रिश्तेदारों की भीड़ होने के कारण न मंजू ही कुछ कह पा रही थी और न उसकी सास अपनी बात रख पा रही थी। अपनी माँ को देख करके समीर उनसे नजरें चुरा करके निकल गया। दोनों को इंतजार था रिश्तेदारों के जाने का। शाम होते होते सभी रिश्तेदार विदा हो गए। अब घर में मंजू व उसकी सास ही थी। समीर सुबह का निकला हुआ अब तक ना लौटा था। मंजू चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी सास उसके लिए चाय लेकर के आई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पता है मुझे बहू, तेरा मन मुझे धिक्कार रहा होगा, बद्दुआएं निकाल रही होंगी तेरे मन से मेरे लिए, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी थी। माँ जी, मुझे अपने घर से ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं जो अपने बड़ों का अपमान करना सिखाए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? आपके बेटे ने मुझे पत्नी मानने से इनकार कर दिया। बताइए मैं कहाँ जाऊं? मेरे पिता को पता चलेगा तो वह जीते जी मर जाएंगे। कहते हुए मंजू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तू कहीं नहीं जाएगी बेटा, तू इसी घर में रहेगी। यह तेरा अपना घर है, लेकिन किस हक से रहूं मैं यहाँ पर? बताइए आप मुझे। जिसकी पत्नी बना करके मुझे आप लाए थे वह तो मुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं है। बहू, अभी तू मेरी बेटी की हैसियत से यहाँ रह, थोड़ा सब्र रख, तुझे अपना पति जरूर मिलेगा। वह अभी रास्ता भटक गया है, लेकिन मुझे पता है तेरा धैर्य और प्यार उसे सही रास्ते पर ले आएगा। लेकिन कैसे माँ जी? प्यार तो वह किसी और से करता है, फिर आपने उससे ही अपने बेटी की शादी क्यों नहीं करा दी? आपके एक गलत फैसले ने 3 जीवन बर्बाद कर दिए। बहू, वह प्यार करता है उससे, लेकिन वह लड़की नहीं। अगर वह लड़की सच में उससे प्यार करती तो मुझे उससे समीर की शादी करने में कोई परहेज नहीं था। मुझे अपने बेटे की खुशियों से बढ़कर के कुछ नहीं, लेकिन उसे समीर से नहीं, समीर की दौलत से प्यार है। उसने समीर को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसा लिया है और यह पगला उसकी चालबाजी को प्यार समझ बैठा है। बहुत समझाया मैंने, लेकिन यह मेरी बात सुनने को तैयार ही ना था। तब मुझे बस यही रास्ता सही लगा, क्योंकि अगर एक बार समीर उससे शादी कर लेता तो मैं अपने बेटे को उसके चंगुल से कभी नहीं बचा पाती। तुझसे शादी हो जाने के बाद वह उससे शादी नहीं करेगा। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, एक ना एक दिन जरूर उससे पर्दा उठता है। तू भी विश्वास रख, एक दिन उस लड़की के झूठे प्रेम का पर्दाफाश जरूर होगा और वह समय जल्द ही आएगा। तब तक मेरी तरह तू भी सब्र रख। यह माँ तुझसे अपने बेटे के जीवन की भीख मांगती है, उसे बर्बाद होने से बचा ले। यहीं रुक जा बेटा, तू ही उसे सही राह दिखा सकती है। मंजू की सास उसके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए बोली। मंजू आगे कुछ ना बोल सकी, बोलती भी क्या उस माँ की बेबसी के आगे। एक दिन में ही उसे अपनी सास से माँ जैसा लगाव हो गया था और वह उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वैसे भी इस घर को छोड़ करके जाने का अर्थ था अपने पिता को समय से पहले ही मौत के मुंह में धकेलना। इसलिए उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और अपनी सास की बात मान करके चुप्पी। 2 दिन बाद मंजू पग फेरे के लिए अपने मायके आई। घर में उसे देख करके सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। दादी तो अपनी पोती की नजर उतारते नहीं थक रही थी और मंजू के पिता अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से निहारते हैं। आस पड़ोस के सभी लोग उससे मिलने व ससुराल के हाल चाल पूछने आए। सभी उत्सुक थे उसके ससुराल के बारे में जानने के लिए। मंजू ने सभी के सामने अपनी सास व ससुराल की बहुत प्रशंसा की। सभी उसे आशीर्वाद दे विदा हुए। सबके जाने के बाद मंजू के पिता ने उससे कहा, बेटा तू सचमुच खुश है ना? ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं? समीर जी व तेरी सास तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? तेरी माँ होती तो वह तुझसे सब कुछ पूछती, लेकिन आज उसकी जगह मुझे ही समझ और
मुझसे अपने दिल की बात साझा कर। पापा आप बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सास तो मुझे बहू कम बेटी ज्यादा समझती हैं और आपके दामाद तो सचमुच हीरा हैं। कहते हुए मंजू ने नजरें झुका ली कि कहीं उसके पिता उसका झूठ पकड़ ना लें। सचमुच तू बहुत किस्मत वाली है बेटी। आज के समय में ऐसा ससुराल मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। जितना तुझे वह मान सम्मान देते हैं बेटा तू भी अपनी सास की पूरी दिल लगा करके सेवा करना। अगर वह तुझे गुस्से में दो बात बोल भी दे तो उसे हंस करके टाल देना, क्योंकि सास भी माँ है। कहते हैं बड़ों के दो गुस्से में भी आशीर्वाद छुपा होता है। हाँ सही कहा तूने, दामाद जी तो वाकई में ही हीरा हैं। इतना सीधा सरल स्वभाव कम ही देखने को मिलता है। भगवान तुम्हारी झोली सदा खुशियों से भरे रखें। कहते हुए मंजू के पिता ने उसके सिर पर अपना आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिया। दोपहर को मंजू सो रही थी कि मंगला के चिल्लाने की आवाज से उसकी आंख खुली। वाह वाह महारानी जी तो आराम फरमा रही हैं। सुन करके मंजू हंसते हुए उठ बैठी और दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिल करके भावुक हो गई। मंगला अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं यहाँ इमोशनल ड्रामा करने और देखने नहीं आई, यहाँ तो मैं तुझसे तेरी मैरिज लाइफ के रोमांस वाले किस्से सुनने आई हूँ। अब जल्दी से शुरू हो जा। दादी ने बताया तू कल दोपहर तक चली जाएगी। तू मुझे पहले बता देती तो आज मैं कॉलेज की छुट्टी ना कर लेती। इतना कम समय और इतनी सारी बातें। अब जल्दी से शुरू हो जा। मंगला उसे छेड़ते हुए बोली, अरे सांस तो ले ले, सहेली की नहीं अपने जीजा जी की ज्यादा फिक्र है तुझे। उससे मिल करके लगता है तू हमें भूल ही गई। अरे तुझे तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और बता इन 4 दिनों में हमारे जीजा जी कमरे से बाहर भी निकले या नहीं, या फिर हमारी हुस्न की मल्लिका के सामने चारों खाने चित्त हुए उनके आगोश में ही लेटे रहते थे। मंगला ने बड़े अंदाज से उससे पूछा। उसका अंदाज देख करके मंजू की हंसी छूट गई। फिर एकदम से उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए, जिसे वो छुपाते हुए बोली, अच्छा जी कॉलेज जा करके हमारी मंगला लगती है शायरी सीख रही है। बहुत अच्छे हैं तेरे जीजा जी और बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। उन जैसा जीवन साथी पा करके कौन लड़की खुश नहीं होगी। सचमुच मेरे मम्मी पापा ने कहीं मोती दान किए होंगे जो इतना अच्छा घर परिवार व पति मिला है तुझे। मंजू खुशी से मंगला के गले लगते हुए बोली। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए मंजू ने आगे कहा, और तू सुना, तू कैसी है? मुझे मिस किया तूने या नहीं? मंगला की नजरों से मंजू की आंखों के गीले कोर व उसका अनकहा दर्द छुपा ना रह सका। वह उठ करके दरवाजा बंद करके आई। अरे तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया मंगला? ऐसी क्या खास बात करने वाली है तू मुझसे? तूने भी किसी को पसंद कर लिया है क्या? मंजू शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। मंजू मुझे सच सच बता, क्या बात है? देख झूठ मत बोलना, बचपन से जानती हूँ तुझे। मैंने तेरी आंखों में सब पढ़ लिया है, बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या पढ़ लिया और क्या सुनना चाहती है? लगता है कॉलेज में किताबों के साथ साथ नैनों की भाषा भी पढ़ना सीख रही है हमारी सखी। मंजू फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली। हंसते हुए फिर से उसकी आंखें गीली हो गई और एकदम से अचानक वह मंगला के गले लग करके रो पड़ी। मंगला ने उसके आंसू पोंछे। मंगला के सामने वह अपने आप को रोक ना सकी और उसने अपने मन का सारा दर्द अपनी सखी के सामने बयां कर दिया। सुन करके मंगला भी कहां अपने आंसू रोक पाई, लेकिन कर भी तो वह कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि मंजू के घर के हालात उसे भी पता थे। मंजू मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ तो बता। तेरा दर्द सुन करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मदद करना चाहती है तो बस इतना करना कि कभी भी किसी के सामने जो मैंने तुझसे कहा है उसे मत कहना। उन बातों को अपने सीने में दफन कर लो, वह कभी बाहर नहीं आए। मंगला ने रोते हुए सिर हिला दिया। दोनों सखियां फिर से एक बार गले मिल करके खूब रोई। तभी दरवाजे पर किसी ने आने की आहट से दोनों ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। दादी दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अरे दोनों सहेलियां ऐसा गुपचुप क्या बतला रही हो? मंगला दरवाजा खोलते हुए बोली, वही दादी जो आपने कभी शादी के बाद अपनी सहेलियों से बतलाया होगा। चल हट, शर्म ना आती तुझे दादी के साथ ऐसी बातें करते हुए? दादी शर्माते हुए बोली। हाय दादी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? वैसे आपके पास
पास तो काफी तजुर्बा है, कुछ ज्ञान हमें भी दे दो ना। मंगला उन्हें छेड़ते हुए बोली, तुम आजकल की लड़कियां ना सिनेमा देख करके ज्यादा ही बिगड़ती जा रही हो। दादी अपनी हंसी दबाते हुए वापस चली गई। मैडम जी काम चेक कर दो। क्लास के एक बच्चे की आवाज से मंगला की तंद्रा टूटी और वह वर्तमान में वापस लौट आई। अपनी गीली आंखों को उसने पोंछ लिया। क्लास के बच्चों को काम दे करके वह फिर से यादों के गलियारों के चक्कर में लगाने पहुंच गई। आज मंजू को अपनी ससुराल वापस जाना था। घर में समीर के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। उधर मंजू का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर आज समीर नहीं आया तो वह सबको क्या जवाब देगी। अब तक तो उसने बात संभाली हुई थी, लेकिन हे भगवान लाज रख लेना। वह उठते बैठते भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसके पापा उठ करके दरवाजे पर गए तो देखा समीर व उसकी सास सामने खड़ी थी। मंजू ने आगे बढ़ करके अपनी सास के पैर छुए और उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करने चली गई। चाय पीते हुए उसके पापा ने उसकी सास से पूछा, बहन जी आपको मेरी बेटी से कोई शिकायत तो नहीं? बिन माँ की बच्ची है, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब आप? जितना हमने सोचा था आपकी बेटी उससे कहीं ज्यादा सुघड़ व संस्कारी है। हम तो धन्य हो गए उसे बहू के रूप में पा करके। सुन करके मंजू के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मंजू की शादी को कई महीने होने को आए, लेकिन इन बीते महीनों में कभी उसके पति ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे दोनों अजनबियों की तरह रहते। समीर ने तो कितना मन किया था कि वह मंजू के साथ एक ही कमरे में नहीं रहेगा, लेकिन उसकी मां ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कड़े शब्दों में उसे चेतावनी दे दी थी, बेटा किसी की बेटी को ब्याह करके ले आई हूँ, उसकी जिंदगी तो बर्बाद होने नहीं दूंगी। अभी तो इस घर पर मेरा हक है। हाँ तुझमें दम है तो अकेले जिंदगी बसर कर सकता है तो कर ले, वैसे तो तू कर ही लेगा। बड़ा जो हो गया है, तुझे अपनी माँ की क्या फिक्र। तेरे लिए तो वह लड़की ही माँ बाप सब कुछ है। तू जा उसके पास, लेकिन याद रख एक दिन ठोकर खा करके आएगा तू इस घर में ही। किसी की आत्मा दुखा करके तू कभी चैन से नहीं रह पाएगा। जब तब माँ की ऐसी बातें सुन करके समीर का दिल बैठ जाता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने प्यार का ख्याल आता। उसे लगता माँ उन दोनों के बीच में दरार पैदा करने के लिए ऐसी बातें कर रही है, इसलिए सुन करके भी अनसुना कर देता। हाँ माँ को छोड़ करके जाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे मंजू के साथ उस कमरे में रहना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर मंजू बिना किसी शिकायत के उसका हर काम आगे से आगे करके रखती, चाहे खाना हो, कपड़े हो या अन्य काम हो। मंजू की सास ने शादी के बाद मंजू को समीर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी। इसका सिर्फ एक कारण था, वह मंजू को ज्यादा से ज्यादा समीर के करीब रखना चाहती थी। कई बार समीर को हैरानी भी होती कि कैसी लड़की है, मैं इतना कुछ उसे कह देता हूँ फिर भी अनसुना कर हमेशा अपने धर्म का पालन ही करती रहती है। कभी शिकायत नहीं करती, कभी चिल्लाती नहीं है, कभी गुस्सा नहीं होती है। धीरे धीरे समीर के दिल में मंजू के लिए जो अभेद दीवार खड़ी थी, उसकी नींव अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अब तो कई बार अकेले में समीर मंजू से अपनी प्रेमिका की तुलना भी करता। कैसे वह उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है, कितने तोहफे कितने पैसे उस पर खर्च करता है, फिर भी उसकी प्रेमिका सालू की मांगे, उसकी शिकायतें व उसका रूठना खत्म ही नहीं होता। दूसरी तरफ मंजू जो उसकी पत्नी है, जिसका पूरा हक बनता है उस पर, मैंने कभी प्यार के दो बोल नहीं बोले उसे, फिर भी माँ मेरे और इस घर के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को कितनी तल्लीनता से निभा रही है। हरदम ओंठों पर मुस्कान लिए बिना किसी शिकायत के अपना हर फर्ज निभा रही थी मंजू। आज मंजू का पहला करवा चौथ था। उसने व्रत रखा हुआ था। समीर के ऑफिस निकलने के समय उसकी माँ ने उसे हिदायत देते हुए कहा, समीर बहू ने तेरे लिए व्रत रखा है, इसलिए समय से घर आ जाना। मैं नहीं चाहती उसे तेरे इंतजार में ज्यादा देर भूखा रहना पड़े। मैं तो उस पगली को मना कर रही थी कि
क्या जरूरत है उस आदमी के लिए व्रत रखने की जिसके दिल में तेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। अपने पत्नी धर्म का वास्ता दे करके उसने मुझे चुप करा दिया। तू भी थोड़ी मेरी इज्जत रख लेना। समीर कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिला करके चला गया। लंच टाइम में सालू ने समीर से कहा, समीर आज छुट्टी के बाद बाहर डिनर करने चलते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं गए हुए। नहीं यार, मुझे आज घर जल्दी जाना है। क्यों, ऐसा क्या काम है आज घर पर जो मेरे डिनर से भी ज़्यादा ज़रूरी है? समीर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तुम्हें तो पता ही होगा आज करवा चौथ है, तो मंजू ने व्रत रखा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कितनी स्टूपिड है वह, उसे पता है कि तुम उसके कभी हो ही नहीं सकते, फिर भी तुम्हारे लिए भूखी मर रही है। पता नहीं संस्कारी बहू बनने में क्या हासिल होता है इन बहन जी टाइप औरतों को। व्रत रखने से अगर पति का प्यार मिल जाता तो उसके पति यूं बाहर मुंह ना मार रहे होते, वह अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे होते। तुम अपने आप को ही देख लो ना। सालू बेशर्मी से उसकी ओर देखते हुए हंसते हुए बोली। समीर को अपना मजाक बनता देख बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह शांत रहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सालू तुम शादी के बाद तो मेरे लिए व्रत रखोगी ना? व्हाट नॉनसेंस, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझसे तो इस तरह की कोई उम्मीद मत रखना। ये व्रत, सास ससुर की सेवा, बच्चे, खाना, यही काम रह गया है क्या मेरे लिए? मैं तो वैसे भी उन टिपिकल लेडीज में शामिल नहीं। एक बात कान खोल करके सुन लो समीर, शादी के बाद मुझसे इस तरह की उम्मीद भी मत रखना। मुझे शुरू से ही आजादी प्यारी रही है और वह मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। सालू की बात सुन करके समीर को बहुत बड़ा झटका लगा। वह एकदम से वहां से उठा और चल दिया। अरे तुम कहाँ चल दिए? लंच भी फिनिश नहीं किया तुमने तो? कुछ नहीं सालू, मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं हाफ डे ले करके जा रहा हूँ। यस यू विश, सालू ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। समीर अभी ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि उसे ध्यान आया कि वह अपना फोन सालू की टेबल पर भूल आया है। वह उल्टे पांव सालू के केबिन की ओर बढ़ गया। सालू किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी बातें सुन समीर के कदम वहीं ठिठक गए। शादी और समीर से? पागल हो गया है क्या? अरे उस बेवकूफ से कौन शादी करेगा? मैं तो बस उससे उसका वह नया वाला फ्लैट हथिया लूं किसी तरह, बस फिर उसे मुड़ करके भी नहीं देखूंगी और यह काम मैं कर ही लूंगी। वह मना कर ही नहीं पाएगा मुझे, पागल जो है मेरे प्यार में। कह करके वह जोर से हंसते हुए जैसे ही पलटी, सामने समीर को खड़ा देख करके एकदम से सकपका गई। जल्दी से फोन बंद करके अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए बोली, अरे सुमीर तुम तो जा रहे थे ना फिर? हाँ जा तो रहा हूँ सालू, कभी ना लौटने के लिए, लेकिन जाने से पहले एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था? तो सिर्फ पैसा ही है तुम्हारी नजरों में सब कुछ क्या? बोलो सालू बोलो। हाँ हाँ, यही सुनना चाहते हो ना? आज के समय में पैसे से बढ़ करके कुछ नहीं। तुम्हारे पास पैसा है तो मैं चाहने वाले मिल जाएंगे। प्यार से पेट नहीं भरता, और वैसे भी शादी जैसे झंझटों में तो मुझे वैसे भी नहीं पड़ना है। वाह सालू वाह, आखिर आज तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। मैं पागल हमेशा यही सोचता रहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी दौलत से नहीं, लेकिन आज मुझे नफरत हो रही है तुमसे नहीं, अपने आप से। मैं जा रहा हूँ सालू, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हारे जैसे इमोशनल फूल की मुझे जरूरत नहीं है। अरे तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी? नो वे। सालू के लिए तो एक से बढ़ करके एक लड़के लाइन में खड़े हैं। जाओ, मैं भी तुम्हारा चेहरा फिर नहीं देखना चाहती। समीर को जल्दी घर आया देख करके मंजू और उसकी सास का चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे मैंने तो तुम्हें शाम को जल्दी आने के लिए कहा था, तुम तो दिन में ही आ गए। समीर की मम्मी ने चुटकी लेते हुए कहा।
वह मम्मी कुछ तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सिर में दर्द है इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कह करके समीर उन दोनों से आंखें चुरा करके कमरे में ऊपर चला गया। मंजू की सास उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बहू लगता है तेरे दुख के दिन जल्दी खत्म होने वाले हैं। मेरा दिल कहता है कुछ ही दिनों में यह तेरे पास वापस आ जाएगा। बस तेरा वनवास खत्म होने वाला है। करवा माता तुम दोनों का मिलन जल्दी करवाएं, कह करके उन्होंने मंजू को अपने गले लगा लिया। मंजू की आंखों से आंसू निकल आए। मंजू थोड़ी देर में चाय बना करके समीर के लिए ले गई और बोली, चाय पी लीजिए, इससे सर दर्द में आराम पड़ेगा। कहो तो बाम लगा दूं? अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, वैसे भी आज तुम्हारा व्रत है, तुम आराम करो। अपनों की सेवा से परेशानी नहीं होती है। वैसे यह अलग बात है कि तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, लेकिन मेरे लिए तो तुम सबसे बढ़ करके हो। समीर ने पहली बार उसकी ओर नजर उठा करके देखा। आज लाल साड़ी और पूरे श्रृंगार में कितनी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल देवी सरीखी। और वो इतने दिनों से कैसे हर पल एक अरमानों का खून करता आया है। सोचते हुए समीर के चेहरे पर दुख की रेखाएं उभर आई। मंजू उसका चेहरा पढ़ते हुए बोली, सिर ज्यादा दुख रहा है क्या? आप इतने दुखी क्यों हो गए हैं अचानक? कुछ नहीं मंजू, अपने बुरे कर्म याद आ गए। बुरे कर्म? आपने कौन से बुरे कर्म कर दिए? मंजू मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से आप आए हो बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या आपस में कुछ हुआ है क्या? मंजू, मैं अभी कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ। मैं कहते हुए समीर का गला भर आया। मंजू ने समीर को इतनी दुखी व परेशान आज तक नहीं देखा था। बार बार कहने के बाद भी समीर उसे कुछ नहीं बता रहा था। मंजू ने नीचे जा करके अपनी सास को सारी बात बताई तो वह भी सुन करके चिंतित हो गई और मंजू के साथ ऊपर आई। क्या बात है समीर, अब तूने हमें इतना पराया समझ लिया कि तेरे बारे में जानने का हक भी हमें नहीं? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तुझे इतना दुखी देख करके क्या मैं चैन से बैठ पाऊंगी? कुछ तो कहा, क्या बात है? कहने से मन हल्का हो जाता है। क्या पता हम तेरी परेशानी का कोई समाधान निकाल सकें। समीर की मां ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। अपनी मां के प्यार भरे बोल सुन करके समीर उनकी गोद में सिर रख करके फूट फूट करके रोने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। अब आप सही थी, आप सही थी माँ। अरे बेटा क्या बात हुई, पहले वह तो बता, किस बात की माफी? किसने तुझे क्या कह दिया? बता तो, मेरा दिल बैठा जा रहा है अपने बेटे की हालत देख करके। वह दुखी होते हुए बोली, माँ आज मैंने सालू का असली चेहरा देख लिया। उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार था। कहते हुए समीर ने उन्हें सारी बातें बता दी। माँ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने तो उसे दिल से चाहा था, उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी, फिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वह कभी खुश नहीं रह सकती, उसके प्यार में अंधा हो। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आपने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं मूर्ख सब कुछ अनदेखा कर सालू रूपी मृग तृष्णा को सच समझ बैठा। बेटा एक ना एक दिन तो यही होना ही था, पर मुझे इस बात की तसल्ली है कि समय रहते तुझे समझ आ गई। यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं माँ हूँ तेरी, मैं तो तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन इस देवी का जो तूने दिल दुखाया है उसका क्या? जब से आई है बिना स्वार्थ बिना किसी भी लालसा के सबकी सेवा में लगी हुई है। माफी तुझे मुझसे नहीं मंजू से मांगनी चाहिए। आप सही कहती हो माँ, लेकिन मैं मंजू से किस मुंह से माफी मांगूं? मैंने तो उससे कुछ भी कहने के लिए अपने सारे अधिकार खो दिए हैं। मंजू की तरफ देखता हुआ समीर बोला, मंजू मैंने पति होने का आज तक कोई फर्ज नहीं निभाया, लेकिन तुमने बिना इस बात की परवाह किए एक बहू व पत्नी का हर धर्म निभाया है। मंजू मैं तुमसे माफी मांगने का हकदार भी नहीं रहा। जब से इस घर में आई हो मैंने हर पल तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारी भावनाओं की मैंने कभी कदर नहीं की। आज मुझे मेरे अपने बुरे कर्मों की सजा मिल गई है। अब मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। पति की हैसियत से नहीं, एक भिखारी की हैसियत से मैं तुझसे माफी की भीख मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो मंजू, मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दे दो। समीर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला,
आप यह क्या कर रहे हैं? आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी किस्मत में यह दुख लिखा था, लेकिन भगवान ने आज आपको मुझे लौटा करके मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भूल जाइए पिछली सारी बातें। मंजू अपने आंसू पोंछते हुए बोली। मंजू, माँ सही कहती हैं, तुम सचमुच देवी हो। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे तुम्हारा व भगवान का शुक्रिया अदा करूं। मेरा नहीं, बस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और बार बार पिछली बातों को याद करके अपना और मेरा दिल मत दुखाइए। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मुझे मेरा पति मिला है। मैं चाहती हूँ आज से हम अपने जीवन की नई शुरुआत करें। हाँ मंजू, हाँ, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे जीवन के सारे दुख मेरे और मेरे जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारी। आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने दूंगा। जीवन के हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, वादा है मेरा। आज अपने बेटे की फिर से घर वापसी देख करके समीर की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह खुश होते हुए बोली, भगवान तुम्हारी जोड़ी सदा यूं ही बनाए रखे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। फिर उन दोनों के सिर पर हाथ रखा तो दोनों ने आगे बढ़ करके माँ के पैर छू लिए। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद रूपी हाथ उनके सिर पर रख दिया। इस बार मंजू जब मायके आई तो उसने मंगला को सारी बातें बताई। सुन करके मंगला बहुत खुश हुई। उसने अपनी सखी को गले लगाते हुए कहा, मंजू, सुन करके इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या कहूँ। भगवान ने तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे दिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि तू सदा यूं ही खुश रहे। सुनकर के मंजू का चेहरा खिल उठा। कुछ दिनों से मंजू को कुछ सही नहीं लग रहा था। खाना खाने का उसका मन ना करता और कुछ खाती तो उल्टियां शुरू हो जाती। मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया था। जब उसने अपनी सास से इस बारे में बात की तो सुन करके वह मुस्कुराते हुए बोली, पगली, इस समय यही सब कुछ होता है? मतलब मैं समझी नहीं माँ जी। मंजू हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोली, मतलब यह कि मैं दादी और तुम माँ बनने वाली हो। सुन करके उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कल तू समीर के साथ जा करके एक बार डॉक्टर से चेकअप करा ले, देखना मेरा अंदाजा सही निकलेगा। अगले दिन मंजू समीर के साथ डॉक्टर के पास गई। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के बारे में बताया। सुन करके दोनों ही पति पत्नी खुशी से खिल उठे। उनसे खुशखबरी सुन करके मंजू की सास ने मंजू की नजर उतारी और मुंह मीठा कराया। समीर व उसकी माँ मंजू के खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, उसे ज्यादा भारी काम ना करने देते। 9 महीने के बाद मंजू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मंजू की सास तो दादी बन करके खुशी से झूम उठी। समीर, मंजू भी माता पिता बनने की खुशी से अभिभूत थे। हॉस्पिटल से घर आने पर मंजू की दादी, पिता और उनके साथ मंगला भी उससे मिलने उसके घर आए। सभी नन्हे से मेहमान को देख करके बहुत खुश थे। मंजू के पिता व दादी अपने नाती को देख करके फूला नहीं समा रहे थे। मंगला भी नन्हे मेहमान को खूब लाड दुलार कर रही थी। मंजू की सास उनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आई। मंजू को प्यार करते हुए वह उसके पिता से बोली, भाई साहब, आपकी बेटी ने मेरे घर को खुशियों से भर दिया है। मैं तो धन्य हो गई इसे बहु रूप में पा करके। आपने सही कहा था कि आपने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सच आपकी परवरिश इसके कर्मों से झलकती है। मैं तो अब निश्चिंत हो गई हूँ कि मेरे जाने के बाद यह मेरे घर व मेरे बेटे को अच्छे से संभाल लेगी। बहन जी, यह तो आपका बड़प्पन है। आप जैसी सास हो तो हर माँ बाप की चिंता अपने आप ही दूर हो जाती है। मंगला से बात करते हुए समीर ने पूछा, और साली साहिबा, आप बताइए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस चल रही है जीजा जी। मेरी सहेली को तो आप ले आए, इसके बगैर पढ़ने का मेरा मन भी तो नहीं करता है। अब तो आप आदत डाल लो, पढ़ना तो इसके बगैर ही पड़ेगा। अगर अकेले मन ना लगता हो तो बोलो, आपको भी क्या मतलब है? दोनों सहेलियां हैरानी से समीर की ओर देखती हुई बोली, अरे भाई, मेरा मतलब यह है कि कोई लड़का ढूंढ दे इनके लिए भी। उसकी बात सुन करके सभी ठहाके मार करके हंस पड़े। नहीं जीजा जी, हम तो अकेले ही सही हैं, वैसे भी 1 साल ही रह गया है, उसके बाद तो क्या पता नौकरी लग जाए, फिर तो सांस लेने की फुर्सत भी ना होगी। बच्चों की
चिलपौ में मेरी सहेली को तो अभी से ही इस नन्हे शैतान को पूरे दिन चिलपौ झेलनी पड़ेगी। तू भी रुक जा, कुछ दिन तेरा भी टाइम आएगा, मंजू हंसते हुए बोली। मंजू के पिता की तबीयत अब ज्यादा सही ना रहती। हाँ, उसके दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी और अपनी पढ़ाई के हिसाब से छोटी मोटी नौकरी भी करने लगे थे, जिससे घर का खर्च निकल रहा था। समय बीतता रहा, मंगला का कोर्स पूरा हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के थोड़े दिनों बाद ही उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। मंजू उसकी शादी में गई थी। धीरे धीरे दोनों सहेलियां अपनी अपनी गृहस्थी में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि अब मिलना तो दूर, फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी। वैसे भी मंगला के पिता नौकरी से रिटायर हो गए थे और उन्होंने दूसरी जगह मकान ले लिया था। अब दोनों का मिलना भी लगभग खत्म हो गया था। मंगला को आज भी याद है वह मनहूस दिन जब सुबह सुबह उसकी मम्मी का फोन आया और उन्होंने समीर के इस दुनिया में ना रहने की खबर उन्हें सुनाई। सुनकर के मंगला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ कि ऐसे कैसे हो गया सब कुछ। तब उसकी मम्मी ने ही उसे बताया था कि 1 महीना हो चुका, एक दिन रोड एक्सीडेंट में समीर बुरी तरह से घायल हो गया था। 1 सप्ताह जिंदगी मौत से लड़ने के बाद आखिरकार वह मौत से हार गया। कितना रोई थी मंगला, वह मंजर याद करके आज भी उसके आंसू निकल आए। वह उसी दिन अपनी मम्मी के साथ मंजू से मिलने उसके घर पहुंची। मंगला को देखते ही उसकी सास ने उसे कहा, बेटा तू आ गई, जा अपनी सहेली को संभाल। जब से समीर गया है बिल्कुल पत्थर सी हो गई है, कोई सुध बुध नहीं है उसे अपनी। मैं तो उसे समझा समझा करके हार चुकी हूँ कि वह अब आने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही रहेगी तो इस नन्ही सी जान का क्या होगा। पिता को तो यह खो ही चुका है और माँ होते हुए भी इससे मुंह मोड़े बैठी है। इसे तो अभी अच्छे से कुछ समझ भी नहीं है। मंजू की सास अपने आंसू पोंछते हुए बोली। मंगला मंजू के कमरे में गई तो उनकी सूना माथा और कलाइयां देख करके उसका कलेजा मुंह को आ गया। बिल्कुल पत्थर सी हो गई थी वह। देख करके लग रहा था जैसे शरीर में प्राण ही ना हो। मंगला को देख करके वह उससे लिपट करके जोर जोर से दहाड़े मार मार करके रोने लगी। मंगला भी कहाँ खुद को संभाल पाई थी, फिर भी किसी तरह से अपने आप पर काबू करते हुए उसने मंजू को संभाला और बोली, मंजू क्या हाल बना रखा है तूने अपना, संभाल अपने आप को। जीजा जी कहीं नहीं गए, वह तेरे पास ही हैं, तेरी हर याद में हर सांस में। देखना अपने बेटे की ओर, यह भी तो तुम दोनों की ही निशानी है। अपनी सास के बारे में सोच, तेरा पति गया है तो उसका भी तो बेटा गया है। मैं मानती हूँ मंजू यह सब कहना आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है वही दुख जान सकता है। लेकिन तुझे इस दुख से उबारना होगा, अपने बेटे और सास को संभालना होगा। हम औरतों को भगवान ने सब कुछ सहने की क्षमता दी है। जीजा जी को क्या अच्छा लगता होगा तुझे इस हालत में देख करके। ऐसे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम उनसे सच्चा प्यार करती थी तो पोंछ ले ये आंसू और आगे बढ़। अपना घर परिवार संभाल, जीवन रुकने का नाम नहीं चलने का नाम है। भगवान ने इतनी अच्छी सास तुझे दी है, बेटा दिया है, उनकी ओर देख। अब तुम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हो। मंगला मंजू के आंसू पोंछते हुए बोली। मंगला भगवान मेरी ओर कितनी परीक्षाएं लेगा। पहले माँ को छीन लिया, फिर पिता को ऐसी बीमारी दे दी। उनको सुख देने के लिए ही तो मैंने शादी की थी। माँ की कमी सास ने पूरी कर दी। इतना अच्छा घर परिवार मिला मुझे, इतना अच्छा पति जिसने कुछ सालों में ही मुझे जीवन भर का प्यार दे दिया। लेकिन उनका यूं अचानक चले जाना, और वह भी इतनी जल्दी। बता कैसे सब्र करूं मैं, कैसे रहूंगी उनके बिना। उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं जीना नहीं चाहती मंगला, मैं जीना नहीं चाहती। भगवान मुझे भी उठा ले। मंजू रोते हुए बोली। तू इतनी स्वार्थी कब से हो गई मंजू, सिर्फ तू अपना दुख देख रही है। अरे अपनी सास के बारे में तो सोच, जो तुझे ज्यादा दुख ना हो
इसलिए अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी रही हैं। उनकी उम्र तो देख, बेटे के जाने का गम उनको भी है। उनका तो वही सहारा था। तेरे पास तो अभी तेरा बेटा है और उनके पास तू ही तो है। उन्हें संभाल। जीजा जी की जिम्मेदारी अब तुझे पूरी करनी है। मुझे पता है मेरी सहेली कभी हार नहीं मान सकती। मंगला उसे गले लगा करके तसल्ली देते हुए बोली। उसकी बात सुन करके मंजू बोली, तू सही कह रही है। हाँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, माँ जी के बारे में नहीं। अपने दुख के आगे तो मैं सब कुछ भूल ही बैठी थी, लेकिन अब नहीं। आज के बाद मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं अपना परिवार बिखरने नहीं दूंगी। मुझे अपना परिवार सहेज करके रखना है। हाँ, समीर की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। तभी मंजू की सास भी अंदर आ गई। मंजू की बातें सुन करके उसने मंजू को गले लगा लिया। बहू, हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हम अपने बिहान को दुनिया भर की खुशियां देंगे। अब तुझे ही इसके माँ पिता की दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। बस माँ, आप सदा यूं ही मेरे साथ रहना। वादा करो, आप समीर की तरह मुझे बीच रास्ते में छोड़ करके नहीं जाओगी। वादा है मेरा बहू, तेरी माँ अपनी आखिरी सांस तक तेरा साथ निभाएगी। तभी घंटी की आवाज और बच्चों का शोर सुन करके मंगला वर्तमान में लौट आई। आधी छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे लंच करने के लिए बाहर चले गए थे। वह मंजू की क्लास ढूंढती हुई उसके पास पहुंची। दोनों ही सहेलियां कई साल बाद मिल बहुत खुश थे। मंगला खुश होते हुए बोली, मंजू, कभी सोचा ही ना था कि हम दोनों फिर से कभी एक साथ ऐसे मिलेंगे। और बता, तू कैसी है? तेरी सास और बेटा कैसा है? हाँ मंगला, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों फिर से एक साथ। सच, स्कूल कॉलेज का समय याद आ गया। बेटा और सास दोनों ही सही हैं। तू बता अपने परिवार के बारे में। मेरी एक बेटी है जिसने अभी स्कूल जाना शुरू किया है। सास ससुर गांव में रहते हैं, यहाँ तो हम दोनों ही रहते हैं। लेकिन मंगला, मैंने बीच में सुना था तू दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है फिर? हाँ यार, इनकी कंपनी वालों ने 2 साल के लिए इन्हें बेंगलोर भेज दिया था, जो प्रमोशन के लिए बेहद जरूरी था। बेटी छोटी होने के कारण मुझे भी छुट्टियां लेकर के इनके साथ ही जाना पड़ा। अकेले मुझसे मैनेज नहीं होता। अब तू ही बता, तू कैसे यहाँ? कब की तूने पढ़ाई अपनी पूरी? मंगला ने उत्सुकता से पूछा। तुझे तो पता ही है मंगला, समीर के जाने के बाद बिल्कुल टूट गई थी। घर में मन ही नहीं लगता था। कितना भी मन को समझाने की कोशिश करती, लेकिन उनकी यादें मुझे चैन ना लेने देती। मेरे बेटे की जिम्मेदारी तो पूरी तरह से मेरी सास ने संभाल ली थी। लड़के लाड दुलार में वह तो अपने गम किसी तरह से भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं क्या करती? थोड़ी सी हिम्मत बंधी थी, तभी पापा चल बसे और फिर से टूट गई। मैं एकदम अकेली रोती ही रहती थी। तब मेरी सास ने ही मुझे आगे पढ़ने के लिए कहा। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत बंधाई और कहा, बहू, इस बहाने तेरा ध्यान दूसरी ओर लगेगा। वैसे भी तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि तू आगे पढ़े और नौकरी करे, लेकिन तुझे तो पता है यहाँ आने के बाद परिस्थितियाँ कैसी बनी। मैं चाह करके भी अपना वादा पूरा ना कर पाई, लेकिन अब मैं समधी जी से किया अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। तू भी तो आगे पढ़ना चाहती थी ना बेटा? फिर मैं अपनी कॉपी किताबों से मन लगा ले। अब यही तेरे जीने का सहारा है। बिहान और घर के कामों की तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। उनकी बात सुन कर के पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन उनके बार बार समझाने पर मैं उन्हें मना ना कर पाई और फिर से अपने अधूरे सपने को पूरा करने चली। सच, मंगला मेरी सास नहीं, माँ है वो। उनके ही आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई पूरी की और उनके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर आज मैं तेरे सामने। सही कह रही है मंजू, देवी है वह। आज के समय में कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है? उसने तो कदम कदम पर तेरा साथ दिया है। तू सही कह रही है मंगला। समीर की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, माँ की कमी उन्होंने पूरी कर दी। समीर के जाने के बाद एक साये की तरह वह मेरे साथ रही हैं। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं खुश रहूं। बिहान तो अपनी दादी की जान है। दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते। बहुत अच्छी बात
बात है मंजू, यह तो लेकिन मंजू मैं एक बार तेरे घर गई थी, पता चला तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हो और तेरा नंबर भी बदल गया था। उसके बाद मैं तुमसे कांटेक्ट ही ना कर पाई। वैसे तुमने वह घर क्यों छोड़ दिया? मजबूरी थी मंगला, वहाँ से कॉलेज दूर पड़ता और फिर बिहान का जिस स्कूल में नंबर आया वह भी वहाँ से दूर था, इसलिए हमने अपने नए वाले फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। और देखना मेरा स्कूल भी मुझे घर के पास ही मिला है। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। मैं भी तो यहाँ थोड़ी दूर जो कॉलोनी है वहीं रहती हूँ। अब तो दोनों सहेलियां फिर से पहले वाली मस्ती किया करेंगी। हाँ मंगला बिल्कुल, एक तू ही तो मेरी सहेली थी जिससे मैं दिल की हर बात कर पाती थी। तू मेरी जिंदगी में फिर आ गई, सोच करके ही कितना। तूने यह बात अपनी सास को बताई तो वह भी सुन करके बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तेरी सहेली तुझे फिर से मिल गई, यह तो कमाल की बात है। चलो तुम्हें फिर से अपनी सखी का साथ मिल गया, अच्छा लगा सुन करके। अब तो दोनों परिवारों में खूब मेल जोल बढ़ गया था। मंगला का साथ पा करके मंजू फिर से खिल उठी थी। अपनी बहू को इतना खुश देख करके मंजू की सास भी कम खुश ना थी। आज मंगला का जन्मदिन था। स्कूल आते ही मंजू ने उसे गले लगा करके ढेर सारी शुभकामनाएं दी और बोली, और बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? कहाँ लेकर के जा रहे हैं हमारे जीजा जी? और गिफ्ट क्या दिया तुझे? हाँ भाई हाँ, सब बताऊंगी, जरा सांस तो ले। शाम को एक छोटी सी गेट टुगेदर है, तुझे भी आना है उसमें। बिल्कुल आऊंगी, फिर दोनों सहेलियां मिल करके मस्ती करेंगे। अच्छा जरा गिफ्ट तो दिखा, क्या मिला है तुझे आज? वह मैं तुझे लंच टाइम में दिखाऊंगी, अभी प्रिंसिपल आ गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। कहा दोनों सहेलियां अपनी अपनी कक्षाओं में चली गई। लंच में मंगला ने अपने गले की चैन व लॉकेट मंजू को दिखाते हुए कहा, देख तो कैसा लग रहा है, मेरा बर्थडे गिफ्ट। उस चैन लॉकेट को देखते ही एकदम से मंजू के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर खुश होने की कोशिश करते हुए वह बोली, बहुत ही सुंदर है, और यह तूने इसे पहना है तो इसकी शोभा और बढ़ गई। मंगला उसके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए बोली, क्या बात है मंजू, तू एकदम से इन चैन को देख करके उदास क्यों हो गई? वैसे मैं भी पागल हूँ, अपनी खुशी में मैं भूल ही गई कि तुझे यह सब बातें समीर की याद दिलाती होंगी। मुझे माफ कर दे मंजू, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसी कोई बात नहीं है। भला तेरी खुशियां मेरी उदासी का कारण कैसे हो सकती हैं? ऐसा सपने में भी मत सोचना। फिर तू एकदम से इतनी भावुक क्यों हो गई, बताएगी नहीं क्या मुझे? मंगला, ऐसी ही चेन और लॉकेट मुझे समीर ने हमारी एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। सबसे बड़ी बात, उस लॉकेट की डिजाइन में मेरा, समीर और बिहान तीनों के नाम इस तरह लिखे थे कि देख करके वह डिजाइन ही लगता था जो बहुत ही गहराई से देखने पर किसी को समझ आ सकता था। जब समीर ने मुझे उस लॉकेट की खासियत बताई तो मैं भी हैरान रह गई। मैं खुद भी उसमें तीनों नाम नहीं ढूंढ पा रही थी। समीर ने जब उसे मेरे गले में पहनाया, सच में बहुत खुश थी और खुशी से झूम उठी थी। तब समीर ने मुझे कितने प्यार से कहा था कि यह मेरे प्यार की निशानी है, इसे तुम हमेशा अपने गले में पहन करके रखना। मैं उसे हमेशा पहन करके रखती थी। उसे पहन ऐसा लगता था जैसे समीर मेरे दिल के पास ही है। लेकिन मंजू, मैंने तो तुझे इतने दिनों में कोई चैन लॉकेट पहने नहीं देखा। जब समीर ने तुझे इतने प्यार से गिफ्ट दिया था तो तू उसे पहनती क्यों नहीं? पहनती तो तब ना जब वह मेरे पास होता। अपनी नादानी की वजह से मैं समीर के साथ साथ उस लॉकेट को भी खो बैठी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुझे तो पता है हमारी शुरुआती जिंदगी कैसी रही। उसके बाद बिहान आ गया तो हम कहीं बाहर ही नहीं जा पाए। बिहान के 2 साल का होने पर हमने ऊटी का प्रोग्राम बनाया। मैं पहली बार उनके साथ बाहर घूमने जा रही थी। सच तुझे बता नहीं सकती कि कितनी खुश थी मैं। खूब खरीदारी की मैंने। वहां जाने के लिए मैं इन पलों को यादगार बनाना चाहती थी। जाने से
एक दिन पहले मैं पार्लर गई थी, वहां फेशियल कराते हुए मैंने वह चैन और लॉकेट उतार करके अपने पर्स में रख दिए और जल्दबाजी में वहां से निकलने से पहले चेक भी नहीं किया। उसके बाद मार्केट से शॉपिंग कर जब मैं घर आई तो मुझे ध्यान आया, मैंने पर्स चेक किया तो उसमें कुछ नहीं था। अपने उस चैन लॉकेट को ना पा करके मैं बहुत परेशान हो गई और वापस पार्लर गई और उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे टका सा जवाब दे दिया कि हमें नहीं पता, आपको यहाँ से निकलने से पहले चेक करना चाहिए था, हो सकता है आपने उसे कहीं और गिरा दिया हो। मेरा दिमाग घूम गया, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह वहीं गिरा या मार्केट में। मुझे इतना परेशान देख करके समीर समझाते हुए बोले, तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो, मैं और बनवा दूंगा। समीर, तुमने इतने प्यार से मुझे उसे गिफ्ट किया था, सच उसका यूं खो जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मन में बुरे से ख्याल आ रहे हैं। यार तुम भी ना, एक चैन के खो जाने पर कहां से कहां पहुंच गई, इसमें बुरे ख्याल की क्या बात है। मैं तो यही हूं ना, भूल जाओ उसे और कल की तैयारी करो। मैं नहीं चाहता उसे सोच सोच करके तुम उदास रहो, ऐसे तो हमारे टूर का मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो मुस्कुराओ अब। उनकी बात सुन करके मैं मुस्कुरा तो दी, लेकिन सच कहूं मंगला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक सप्ताह के लिए हम ऊटी गए, मेरे जीवन के सबसे हसीन व यादगार पल जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। लगता था मैं जन्नत में आ गई हूँ। मैं सारी बातें भूल गई, बस मैं, समीर और बिहान। खुशी और प्यार मेरे चारों ओर बिखरी हुई थी, दुख का कोई नामो निशान ना था। सच में अपने को कितना भाग्यशाली समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बदकिस्मती धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ा रही है। ऊटी से आने के कुछ दिन के बाद ही समीर का एक्सीडेंट हो गया और वह मुझे अकेला कहते हुए मंजू की आंखों से आंसू आ गए। मंगला ने उसे ढांढस बधाया, फिर मंजू अपने आंसुओं को पोंछ करके मुस्कुराते हुए बोली, देख मैंने तुझे भी दुखी कर दिया, तू तो आज के दिन के मजे ले, मजे मैं अकेली नहीं तेरे साथ लूंगी। और सुन, क्या तू बिल्कुल जोगन बनी हुई है, आज मेरे साथ तू भी पार्लर चलेगी। मैं अपनी मंजू को उसी रूप में देखना चाहती हूँ जिस रूप में हमारे जीजा जी तुम्हारे दीवाने थे। अरे नहीं पगली, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अब मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ठीक है, तो मैं भी कोई अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। तू मेरे सामने यूं उदास और दुखी रह और मैं खुशियां मनाऊं, इतनी स्वार्थी मैं नहीं। मंगला उदास होते हुए बोली, आज अपने बर्थडे गर्ल्स को मैं दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है, चल जहां तू लेकर के जाए, जैसा तू बनना चाहेगी बना दे, जैसा तू बनाना चाहेगी बना दे। आज तेरा दिन है, तेरी हर बात मंजूर है। सुन करके मंगला खुश होते हुए उसके गले लग गई। मंगला मंजू को अपने साथ छुट्टी के बाद पार्लर लेकर के गई। रास्ते में उसने मंजू को बताया कि मैंने एक नया पार्लर ढूंढा है, अभी शुरू किया है उसने, और बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रही है, काम भी सही करती है। आज देखना कैसे मेक ओवर करवाती हूँ तेरा। अरे अब किसके लिए, कहते हुए मंजू चुप हो गई और फिर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ आज छूट है तुझे। वैसे मंगला, मुरझाया हुआ फूल कभी खिलता है क्या। मंगला मंजू को जिस पार्लर ले करके गई वह ज्यादा बड़ा तो नहीं था, हाँ ठीक ठाक सा ही था। मंगला को देखते ही उसकी मालकिन ने गर्मजोशी से मंगला का स्वागत किया। अरे दीदी आप आइए ना। हाँ भाई, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। देखो आज मैं अपनी फ्रेंड को लेकर के आई हूँ साथ। मंजू की ओर देखते ही पार्लर की मालकिन एकदम से सकपका गई। मंजू को भी उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। इतनी देर में मंगला बोली, चल मंजू आज तेरे बालों की अच्छी से कटिंग करवाती हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ बालों की लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समीर को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे। जब वह महिला मंजू के बालों को कटिंग कर रही होती है तो अचानक से मंजू को याद आया कि यह तो वही लड़की है जो उस पार्लर में काम करती थी जिसमें उसकी चैन और लॉकेट गुम हुई थी। तभी मंजू की नजर उसके गले में झूलते चैन और लॉकेट पर पड़ी। उसकी नजर उस लॉकेट पर ही ठहर गई। वह ध्यान से उसे देखने लगी। हाँ, यह तो मेरा ही लॉकेट है, इस पर तो हम तीनों का ही नाम है, यानी इसने ही मेरे पर्स से। मंजू को गौर से वह चैन और लॉकेट देखते हुए उस महिला ने उसे छुपाने की कोशिश की तो मंजू एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, सुनो
तुम 7-8 साल पहले भारत नगर कॉलोनी में डिवाइस पार्लर में काम करती थी ना? नहीं मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। वह महिला नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। उस दिन भी तुमने मेरा ही फेशियल किया था। नहीं मैडम, मैं तो कभी भारत नगर कॉलोनी में गई ही नहीं और ना ही मैंने कभी उस पार्लर का नाम सुना है। क्या बात है मंजू, तू इससे ऐसे पूछताछ क्यों कर रही है? मंगला, आज मैंने तुझे अपने चेन और लॉकेट के बारे में बताया था ना? इसके गले में देख, यह मेरा ही चेन और लॉकेट है और यह वही लड़की है जो उस दिन उस पार्लर में मेरा काम कर रही थी। सुनकर के मंगला की आंखें फटी रह गई। उसने अपने आप को फंसा देख करके वह महिला गुस्सा होते हुए बोली, आपको कोई हक नहीं बनता किसी पर इस तरह का बेबुनियादी आरोप लगाने का। ऐसे डिजाइन वाले चैन और लॉकेट तो कितने ही मिल जाएंगे। क्या वह सब आपके ही होंगे? आपको काम नहीं करवाना है तो मत करवाइए, लेकिन मेरा नाम बदनाम ना करें। हाँ मंजू, कह तो सही रही है, हो सकता है तुझे कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं मंगला, मैंने तुझे लॉकेट की खासियत बताई थी ना कि उसका डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि उसमें हम तीनों के नाम थे। तो देख, मैं दिखाती हूँ तुझे। ऐसे डिजाइन वाले लॉकेट तो बहुत हो सकते हैं लेकिन नाम तो नहीं ना। उसने उस महिला को वह लॉकेट दिखाने के लिए बोला तो वह आनाकानी करने लगी। अब मंगला को भी यकीन हो गया था कि उसने उसे कहा, जब लॉकेट तुम्हारा है तो लॉकेट दिखाने में इतनी परेशानी क्यों? हम छीन थोड़ी ना रहे हैं, सिर्फ देख ही तो रहे हैं। तुम्हारे चेहरे के भाव देख करके तो लगता है मंजू सही कह रही है। दिखाती है या पुलिस को बुलाएं, फिर वही तुम्हारा इंसाफ करेंगे। मंजू ने मंगला को उस लॉकेट के डिजाइन में तीनों नाम दिखाए तो वह मंगला भी हैरान रह गई। अब तो उसे भी बहुत गुस्सा आया और वह उस पर नाराज होते हुए बोली, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी। मुझे नहीं पता था तुम्हारे शरीफ चेहरे के पीछे एक दूसरा ही रूप छुपा है। कस्टमर कितना विश्वास करके तुम्हारे पास आता है और तुमने अमानत में कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई तो चुपचाप यह मेरी सहेली की अमानत उसे वापस कर दो। मैडम, आप भी अपनी सहेली का साथ दे रही हो। मैं सही कह रही हूँ, यह मेरा ही चैन है और लॉकेट है। आपके कहने भर से मैं अपनी चीज इनको कैसे दे दूं? कहते हुए इस बार उसकी आवाज थोड़ी नरम थी। ठीक है, फिर तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। यही सच और झूठ से पर्दा उठाएगी। हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारा नया नया काम धंधा है, तुम्हारा नाम खराब ना हो। उस दिन तुमने यह भी तो बताया था ना कि तुम पिछली गली में ही रहती हो और अभी शादी हुई है तुम्हारी। देख लो, पुलिस आएगी तो कितनी बदनामी होगी, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी ससुराल वालों के सामने। और या तो तुम्हें भी पता है कि यह चैन लॉकेट मेरी सहेली का ही है जो तुमने उस दिन इसके पर्स से निकाल लिया था। हम यह बात साबित भी कर देंगे। हमें हमारा सामान चाहिए, हमें शौक नहीं है पुलिस बुलाने का। अब तुम देख लो, तुम्हें थाना पुलिस करवाना है या चुपचाप यहीं पर मामला रफा दफा करना है। मंगला सख्ती से बोली। मंगला की बात सुनकर के उस महिला के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। उस दिन यह चैन और लॉकेट देख करके मेरा ईमान डगमगा गया था। यह आपका ही है, यह लो आपकी अमानत, लेकिन पुलिस को मत बुलाना। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मुझे बचा लो दीदी। वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। मंगला ने वह चैन और लॉकेट मंजू को देते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, बता मंजू, क्या करना है इसका? मंगला, मुझे मेरी खोई हुई अमानत मिल गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, कभी आगे से इस तरह की बदनीयती मत दिखाना। तुम्हारे लिए तो यह मात्र महंगी सोने की वस्तु थी, पर इसकी कीमत उस इंसान से पूछो जिसकी वह चीज है। कितनी मेहनत से ऐसी चीज बनती हैं, कितनी ही भावनाएं व यादें उससे जुड़ी होती हैं। तुम्हारे थोड़े से लालच के कारण मैं कितना परेशान व दुखी रही, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे आज मेरी वह अनमोल चीज लौटाई है जो मेरे जीवन भर की पूंजी है। मंगला ने अपने हाथ से वह चैन और लॉकेट मंजू के गले में पहना दिया। उसे पहन करके मंजू को ऐसा लगा जैसे समीर ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी हों। उस लॉकेट के अपने सीने से स्पर्श से उसे समीर के अपने दिल के पास होने की सुखद अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो
मानो समीर फिर लौट आया हो अपने जीवन साथी की खूबसूरत निशानी फिर से पा करके। आज मंजू का चेहरा अपने आप ही गुलाब की तरह खिल उठा था। मंगला भी अपनी सखी के चेहरे की रौनक व खुशी देख करके मुस्कुरा उठी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।